हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यामी। आज से हम बहुत ही एक अच्छा प्लानिंग करके आए हैं। हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होता है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं। क्रैश कोर्स में क्या होगा? क्रैश कोर्स में हम थियोरेटिकल पोर्शन को इग्नोर करते हुए जो मेन पॉइंट्स है ना, उस पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। वो सारे पॉइंट्स, वो सारे फॉर्मूलाज कवर करेंगे जिससे हमारा जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम में आने का चांसेस हो क्वेश्चन। ठीक है, सो उस बेसिस पे हमने उस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है इस कोर्स को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स होगा। कोई चार्जेबल वैल्यू नहीं होगा, फ्री ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हैं। सो बहुत ही मेहनत लगेगा इसमें, इसलिए आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का मैं पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। सो आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट रहा, आप लोग अच्छा रिस्पांस किए, आप लोग का डाउट आया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत की वजह से मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का टारगेट में हम लोग लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जब पूरा 11th और 12th दोनों का टोटल फिजिकल केमिस्ट्री लगभग 15 से 16 चैप्टर हैं, तो सभी चैप्टर हम लोग देखेंगे। सभी का क्रैश कोर्स एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ में देखते रहेंगे, ताकि जब हम कॉन्सेप्ट सीखें तो कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ हमें ये भी पता हो कि भाई आखिर ये जो पढ़ा हमने थ्योरी, इसका किस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। सो कुछ क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। बट ओवरऑल टारगेट क्या है कि सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन को शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में हम देखने की कोशिश करेंगे। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री को क्रैश कोर्स के फॉर्म में ख़त्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम एक क्वेश्चन का सीरीज लगाएंगे। एक क्वेश्चन का सीरीज होगा, एक पूरा लिस्ट होगा, जिसमें हम सिर्फ एक चैप्टर, जैसे सॉलिड स्टेट अभी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया 11th में, ये है 12th में। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले कि 12th का खत्म कर ले। जैसे कि आपका ये सॉलिड स्टेट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो इस तरीके से सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तो सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले 12th को कवर करेंगे, फिर 11th को कवर करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 11th को कवर करेंगे बीच में, और 12th को। मतलब ओवरऑल टारगेट है 11th और 12th दोनों का टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का हर चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा, या फिर चैप्टर एक खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड स्टेट है, तो ये पूरा चैप्टर जब खत्म होगा तो एक क्वेश्चन का सीरीज लगाएंगे, जिसमें सिर्फ सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन देखेंगे। जितना ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, है कि नहीं? क्योंकि प्रैक्टिस जो होगा वो आपके क्वेश्चन से ही होगा, और जितना क्वेश्चन आप देखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल खोपड़ी खुल जाएगा, है ना। सो हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक जब पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा तो एक ऐसा क्वेश्चन सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होगा, है ना। तो एक फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट समझ लो, एक तरीके से टेस्ट क्या, वहाँ पे हम क्वेश्चन ही देखेंगे। उसके बाद फिर आगे प्लान करेंगे। मतलब ओवरऑल हमारा प्लानिंग क्या है, एक बार लास्ट बार सुन लो। सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में पूरा क्रैश कोर्स देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। जैसे ही फिजिकल खत्म होगा फिर इनऑर्गेनिक देखेंगे, इनऑर्गेनिक खत्म होगा तो फिर ऑर्गेनिक देखेंगे। फिजिकल में 11th 12th दोनों देखेंगे, क्योंकि जेई मेंस एग्जाम में, जेई एडवांस के एग्जाम में 11th 12th दोनों से क्वेश्चन आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे, क्रैश कोर्स इसमें ख़त्म कर लेंगे, इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी होंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा, या फिर चैप्टर वाइज अगर सॉलिड स्टेट मान लो खत्म हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे अलग से। ये तो क्रैश कोर्स हो गया जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन और कुछ क्वेश्चन होंगे, पर आगे जाके हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लेंगे, यानी कि आपको इस थ्योरी को याद रखना है और इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, बट पहले आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, डिटेल में नहीं पढ़ सकते, है ना। तो 2022 के लिए अगर हमें प्रिपेयर होना है
तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्रैश कोर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2022 का, ठीक है, 2021 चल रहा है, 2022 का टारगेट लेके चल रहे हैं और क्रैश कोर्स की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस लाने वाले हैं। ठीक है, सो ये एक इनिशिएटिव है, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। जब तक आप कुछ क्वेरीज नहीं पूछोगे, डाउट नहीं आएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मेहनत कर रहा है। सो अगर आप डाउट पूछोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारा मेहनत सफल है और आप लोगों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, सो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब प्लानिंग क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले 12th को पोर्शन को हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, फिर 11th पे जंप करेंगे। जरूरत पड़ा तब हम 12th को स्किप करके पहले 11th को कोई चैप्टर समझ के फिर वापस 12th पे आएंगे। मतलब ओवरऑल टारगेट हमारा यही रहेगा कि 12th के सब्जेक्ट को हम सबसे पहले देखें, क्योंकि जेई मेन हो या जेई एडवांस, उसमें 55% 12th का क्वेश्चन होता है और 45% 11th का क्वेश्चन होता है नॉर्मली। सो हम 12th को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहले फिजिकल ही ख़त्म करेंगे, है ना, फिजिकल हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स उठाता है, तो फिजिकल को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। अब शुरू कहाँ से करेंगे, तो 12th में हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का हम लोग क्रैश कोर्स देखने जा रहे हैं। सो ये ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। सो नाउ अब ये फ्री क्रैश कोर्स में हम सबसे पहले चैप्टर देखने जा रहे हैं, क्या, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। अक्सर आपने 9th 10th में पढ़ा है कि भाई सॉलिड क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा है, बट डिटेल में हमें पढ़ना है 12th में। सो डिटेल में पढ़ने के लिए हमने कुछ लिख रखा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब आपको ये पॉइंट्स देखना है ध्यान से। चलो, तो बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर को, और आगे जाते जाते हम बिल्कुल इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो, सो रेडी हो जाओ, पहला चैप्टर हमारा शुरू होगा, जो कि है क्या, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड क्या होता है ये देखते हैं। चलो, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट इज अ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एक मैटर का स्टेट्स है, एक अवस्था है। उस अवस्था में क्या हो रहा है भाई, इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तो आपको पहले से पता है, कौन सी नई बात बता दी मैंने, बिल्कुल नहीं, आपको पहले से पता है कि जब सॉलिड होता है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर में बहुत सारे एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत सारे एटम्स बैठ रखे हैं। अब सभी एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, सभी अंदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, ऐसे, तो दोनों मॉलिक्यूल, इस दोनों मॉलिक्यूल, इस दोनों मॉलिक्यूल, सभी के आपस के बीच में कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब जकड़ के रखता है, सिंपल शब्दों में समझो तो जकड़ के रखता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। कहता भागेगा कहाँ पे भाई, तुम यहाँ नहीं भाग सकते, मेरे पास ही रहो। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, उस सॉलिड के अंदर में। सो सबसे पहला गुण क्या है भाई, कि अगर सॉलिड बोला गया इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलो समझ लिया, आगे क्या, एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स। उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस कहने का मतलब, मान लो कोई रूम है, ठीक है, तो उस रूम के अंदर में अगर 10 आदमी बैठा है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब 10 आदमी बैठने के बाद उस रूम में कोई स्पेस ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, कहीं ना कहीं अगल बगल आदमी भले ही बैठा हो तो कहीं ना कहीं खाली स्पेस होगा, थोड़ा ही होगा पर खाली स्पेस होगा। सो उसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। ठीक है, सो जिस तरीके से मैंने बोला कि रूम में आदमी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खाली स्पेस होगा, उसी तरीके से किसी भी सॉलिड के अंदर में अगर एटम्स बैठा है, मॉलिक्यूल्स बैठा है या फिर आयंस बैठा है, तो उसके बीच में भले ही नज़दीक बैठे हुए हैं पर कुछ ना कुछ खाली स्पेस बचेगा ही बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। सो उसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। सो एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, हो सकता है उस सॉलिड में एटम हो, यानी एटम्स को मिला के सॉलिड बनाया गया है, हो सकता है कि उस एटम के अंदर में आयंस हो, उस आयंस को मिला के बनाया गया हो सॉलिड को, हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स को मिला के सॉलिड बनाया गया। तो किसी भी सॉलिड के अंदर में 3 तरीके का
हो सकता है पार्टिकल, या तो एटम्स होगा या आयंस होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नमक है NaCl, तो NaCl नमक का फॉर्मूला क्या होता है, Na+ और Cl-, ये दोनों आयंस मिलते जाते हैं तो NaCl बनाते हैं। एक Na+ लाया, एक Cl- लाया, जोड़ दिया तो NaCl हो गया, फिर एक Na+ लाया, Cl- लाया, जोड़ दिया तो फिर से नमक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे आयंस रहते हैं। तो नमक क्या है, सॉलिड है, तो किसी सॉलिड में आयंस भी हो सकते हैं, किसी सॉलिड में एटम हो सकता है, किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, 3 तरीके का हमें मिल गया यहाँ पे कि हमें 3 तरीके का पार्टिकल उस सॉलिड के अंदर में मौजूद हो सकता है। सो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, हो सकता है कि सॉलिड एटम्स से मिलकर बना है, तो एटम्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है हो सकता है ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। सो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस हो सकता है कि आयन से मिलकर बना हो, तो आयंस के बीच का स्पेस, उस स्पेस को हम बोल रहे हैं एम्प्टी स्पेस। सो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, इस बात को ध्यान रखना, वेरी लेस। तो ये आपको पहले से ही पता है भाई कि हाँ भाई जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को जकड़ के रखता है। अब तुम ही बताओ कि जब इसको जोर से जकड़ के रखूंगा तो क्या इसके बीच में, इस 2 हाथ के बीच में खाली स्पेस बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ज़्यादा है तो फिर खाली स्पेस की बात ही नहीं होगी। पर हाँ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता, कमजोर होता, तो स्पेस कुछ ना कुछ होता। ठीक है, सो वही बात है कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, अधिक है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्पेस कम होगा। अगर फोर्सेस कम होता तो स्पेस ज़्यादा होता। तो ये बात को आपको समझना है। सो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपने ये पढ़ रखा है, तो इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं गंवाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड का एक अपना गुण है, एक अपना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो वो गुण हम देखते हैं कि क्या गुण है। तो ये भी आप पहले से पढ़ रखे हो, ये चीज़ भी आप 10th में, 9th में, 8th में पढ़ रखे हो, फिर भी चलो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो पहला सॉलिड का गुण क्या पाया गया, हाई डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर किसी एटम के पास, यानी कि किसी सॉलिड के पास मास ज़्यादा हो, अगर मास ज़्यादा है तो डैट मीन्स उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डेंसिटी आप वॉल्यूम के साथ देखो क्या है, इन्वर्सली, इसका मतलब कि मान लो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी हो जाएगा कम, पर अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी हो जाएगा ज़्यादा। यानी कि डेंसिटी जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो सॉलिड में हाई डेंसिटी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मास का रेशियो ज़्यादा होता है, वॉल्यूम का रेशियो कम होता है। यानी कि ये जगह कम घेरेगा, ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये कम घेरेगा, पर उसका जो कम कहने का मतलब कि इतना नहीं घेरेगा, इतना घेरेगा मान लिया, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा होगा, मास बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डेंसिटी ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लो 2 रूम है हमारे पास, दोनों रूम का साइज सेम है। अब एक रूम में क्या हो रहा है कि 10 आदमी खड़े हैं, एक रूम में पार्टी हो रहा है मान लो, तो 10 आदमी पार्टी आराम से एंजॉय कर रहे हैं। एक रूम में 20 आदमी हैं और वही रूम का साइज है, बट 20 आदमी है, उसमें भी लोग पार्टी कर रहे हैं। अब मैं बोलूँगा, मैं एक दूसरा आदमी हूँ जो कि मैं 2 रूम, मेरे पास ऑप्शन है घुसने का, तो मैं किसी में पार्टी करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि एक में 10 आदमी है, एक में 20 आदमी। आप देख के क्या बोलोगे, किस में भीड़ ज़्यादा है? भीड़ ज़्यादा 20 आदमी वाले रूम में है। इसका मतलब जिसमें भीड़ ज़्यादा, जिस रूम में भीड़ ज़्यादा है वहाँ घनत्व ज़्यादा है। तो भीड़ का मतलब समझ लो घनत्व, सिंपल फॉर्म में मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकल टर्म में आप देख पा रहे हो कि मास ज़्यादा देन डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम कम देन डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, सो भीड़ ज़्यादा है, यानी कि कोई भी सॉलिड होता है ना, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एम्प्टी स्पेस कम होता है। आपने देख लिया एम्प्टी स्पेस कम होता है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसका मतलब कोई भी एटम होता है ना, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब उसके बीच का स्पेस कम होता है। अब मान लो कि एक सॉलिड ये है और एक सॉलिड ये है, इसमें एटम्स कम है, इसमें एटम्स ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेसेस बहुत ही नज़दीक है, एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, तो ज़्यादा एटम्स इसमें घुस गए। अरे मान लो कि ये लाइन लगा हुआ है, ये लाइन है, अब एक लाइन में एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ बिल्कुल चिपक के खड़े हुए हैं, है ना। टिकट कैसे काउंटर पे कटता है वैसे चिपक के खड़े हुए हैं और टिकट बारी बारी से अपना जब बारी आ रहा है तो ले रहे हैं। यहाँ भी काउंटर है, यहाँ भी टिकट मिल रहा है, पर यहाँ थोड़ा दूरी पे है। तो बताओ
काम तो दोनों का सेम है, दोनों में तो टिकट ही मिल रहा है, पर ज़्यादा आदमी किस में जा रहा है, इसमें, तो भीड़ किस में ज़्यादा है, इसमें, दैट मीन डेंसिटी किसका ज़्यादा है, इसका, रेड वाले का। वही कह रहा हूँ मैं कि जिसमें एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक हो, आयंस बहुत नज़दीक नज़दीक हो, मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक हो, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन होते हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। इसके वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा नज़दीक का मतलब बहुत भीड़ होता है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट हमारा ये भी क्लियर हो गया कि भाई सॉलिड होता है ना, उसमें डेंसिटी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट, लो डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है फैलना। क्या? फैलना। जैसे एक मग पानी लो और ज़मीन पे गिराओ, वो पानी क्या करेगा, गिरेगा ज़मीन पे और फैलने लगेगा, यानी उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा है। गैस को ले लो, जैसे ही गैस को लोगे और उसको छोड़ दोगे हवा में, तो तुरंत उड़ के कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। गैस का डिफ्यूज़न और ज़्यादा है, बहाव और ज़्यादा है, फैलना और ज़्यादा है। पर सॉलिड को, एक बॉल ले लो, उस बॉल को यहाँ पर रख दो, क्या वो बॉल कहीं फैल के हट जाएगा? नहीं, वो बॉल वहीं बॉल रहेगा, है ना। सो वो फैलता नहीं है। इस मार्कर को अगर मैं इस हथेली पर रख दूं तो क्या ये फैल गया? नहीं। पर यही मार्कर यानी कि सॉलिड की जगह पे अगर हम लिक्विड लेते हैं और हाथ पे रखते तो फैल जाता, नीचे गिर जाता। गैस रखते तो उड़ जाता। सो इसका मतलब कि डिफ्यूजन का मतलब फैलना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन नहीं फैलता? सॉलिड नहीं फैलता। इसका मतलब तीनों के कंपैरिजन में जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे कम सॉलिड में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसका अगर रीजन पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एटम इसको नहीं जाने दे रहा, ये एटम इसको नहीं जाने दे रहा, तो जब किसी को कोई जाने नहीं दे रहा तो फैलेगा कहां से? पर वही लिक्विड और गैस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी एटम थोड़े दूर दूर होते हैं। तो जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो थोड़ा इधर ये फैल गया, इधर ये थोड़ा फैल गया। तो बात को समझो, ठीक है। सो लो डिफ्यूजन होता है सॉलिड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस बहुत कम किया जा सकता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को दबाओगे बहुत ही कम दबेगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाओगे तब जाके हल्का सा दबेगा या वो भी नहीं दबेगा। लोहा को ले लो, आयरन को ले लो, यानी कि आयरन को दबाओगे तो दबेगा ही नहीं, है ना। पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद अगर उसको दबाओगे तो थोड़ा सा वो अपना शेप बदलेगा। कहने का मतलब बहुत हार्ड होता है। आखिर क्यों नहीं दबता? कंप्रेसिबिलिटी लो क्यों है इसका? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जो एटम, मान लो ये हाथ में रहा एक एटम है और ये हाथ में रहा एक एटम है, दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो स्पेस बचा क्या? देखो तो ये गैप में स्पेस बचा क्या? नहीं बचा ना। तो स्पेस ही नहीं है, अब तुम दबा रहे हो इसको, भाई दब जा इसको, तो दबा रहे हो तो स्पेस रहेगा तभी तो वो घसकेगा। कोई लाइन रहता है तो लाइन बिल्कुल पूरा भरा हुआ है तो उसमें धक्का देने से कोई फायदा है क्या? वहीं पे वहीं रहेगा। पर अगर वो लाइन जो लगा हुआ है उसमें आदमी जो है वो थोड़े गैप में खड़े हैं तो धक्का दोगे तो थोड़ा सा वो नज़दीक जाएंगे। तो जब सॉलिड में एटम्स बहुत नज़दीक होते हैं, एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, तो दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला। दैट मीन्स लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, रिजिड। रिजिड होता है, बिल्कुल कठोर होता है, बिल्कुल होता है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, गैप है ही नहीं, तो कठोर ही होगा ना। कठोर कब नहीं होता? जब एटम दूर दूर होते हैं, बिल्कुल हल्का होता है ना। सो कठोर भी होते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा कहने का मतलब कि भाई उसको जल्दी से फेंक के तोड़ नहीं सकते। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उसको ऐसा नहीं कि तुम फेंका और तुरंत टूट गया, वो अलग बात है। जैसे ईंट को फेंका तो ईंट टूट जाता है, पर क्या वो बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाता है? नहीं, आधा टूटेगा, 4 टुकड़ा टूटेगा, बट पूरा का पूरा पाउडर नहीं होगा। दैट मीन्स इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, गैस का तो होता ही नहीं है, समझो, ठीक है। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही पॉइंट क्लियर करते जाना, और पॉइंट पे पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई बहुत आसान है नोट्स बनाना। नोट्स बनाते जाना और नोट्स बना के तुरंत झटके से क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। सो अभी नोट शुरू करो। अभी तो हमारा स्टार्टिंग बेसिक है बहुत, जो कि आप पहले से ये सब चीज़ जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिजिडिटी। वही बात है, देखो यहाँ ये चीज़ मैंने लिख दिया था। चलो, रिजिडिटी क्या होता है? हाई होता है, कठोर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अच्छा अगर रीजन पूछे तो कि कठोर क्यों होता है, तो आपको सिंपल बताना है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैप है ही नहीं तो रिजिड ही होगा ना। गैप होता, थोड़ा ज़्यादा एटम दूर दूर होते हैं तो कठोर नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है।
सो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। शेप इसका डेफिनिट है। अब ईंट को आप जब एक बार ईंट बना दिए तो क्या ईंट को आप शेप बदल सकते हो? नहीं ना, ईंट बन गया। उसके बाद उसका वॉल्यूम, जो ईंट का वॉल्यूम होगा वो सेम वॉल्यूम रहेगा। ये मार्कर का ना ही आप शेप बदल सकते और ना ही आप इसका वॉल्यूम बदल सकते हैं। जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम होगा, चाहे आप इसको जमीन पे फेंको चाहे आसमान में उड़ा दो, कहीं भी कर दो, इसका वॉल्यूम सेम, इसका शेप भी सेम। पर वही लिक्विड ले लो, लिक्विड एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास पानी को आप नीचे गिरा दो जमीन पे, तो क्या अब उसका शेप गिलास जैसा पहले था, अब उसको जमीन पे गिराएं तो क्या गिलास जैसा ही शेप रहेगा क्या? नहीं ना, वो शेप बदल जाएगा। जैसा बर्तन में रखोगे वैसा उसका पानी का शेप होता है, ठीक है, पर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जितना एक गिलास पानी था उतना जमीन पे गिराने पे भी उतना ही पानी रहेगा, ठीक है। बट गैस का तो दोनों नहीं होता, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि देखो गैस को आप एक डब्बे में पैक कर लो, अब उसी डब्बे को जब गैस छोड़ोगे तो एक तो उसका डब्बे जैसा उसका आकृति हो गया था, मतलब उसका शेप हो गया था। अब डब्बे में से खोल के छोड़ दी उस गैस को, तो अब वो एटमॉस्फेयर में चला गया, तो शेप उसका बदल गया। साथ ही साथ पहले वॉल्यूम था इस डब्बे के बराबर, डब्बे के अंदर में जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम था गैस का। जैसे डब्बे को खोला आपने और गैस चला गया एटमॉस्फेयर में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर शेप और वॉल्यूम के मामले में सबसे सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी कौन है, तो वो है सॉलिड। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ना ही इसका शेप बदलेगा, चाहे ठोक लो चाहे तोड़ लो, ठीक है। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। सो सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, विश्वास किया जा सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सॉलिड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें जो हम पढ़ेंगे ना वो सबसे मेन यही है हमारा, क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी कि सॉलिड के अंदर में हो सकता है कि एटम्स होंगे, हो सकता है आयंस होंगे, हो सकता है मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी होंगे, बट है तो तीनों में से कोई भी एक होगा ही, उसी को मिला के सॉलिड बना होगा। तो उसमें होता क्या कि क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब कि अगर सॉलिड बन रहा है, यानी कि उसके अंदर में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब उसको और अच्छे से समझेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि उस सॉलिड के अंदर में जो एटम्स है ना वो क्लोजली पैक्ड हैं और उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। उसमें भी दो तरीके के सॉलिड होते हैं, वो आगे हम समझेंगे, बट ये समझो भी फिलहाल, जैसे ये मार्कर है तो ये सॉलिड है ना, अंदर वाला इंक मत जोड़ना, बस ऊपर की बात कर रहा हूँ। सो ये सॉलिड है, तो सॉलिड का एक प्रॉपर, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एक एटम्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। मतलब ये एटम के बाद ये, जैसे मान लो ग्रीन मार्कर है तो फिर ब्लू मार्कर और फिर ब्लैक, फिर रेड, उस तरीके से फिर ग्रीन, ब्लू और ब्लैक एंड रेड। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ABCD, फिर ABCD। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सॉलिड में हमें क्या देखा गया कि लिक्विड और गैस में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, पर सॉलिड में जो अंदर एटम्स होते हैं ना उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट पाया गया। सो यही चीज हमें पूरा डिटेल में समझना है आगे जाके। अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं, पर आगे जाके यही आपका सबसे काम आने वाला है कि आखिर प्रॉपर अरेंजमेंट कैसा होता है, किस किस तरीके का होता है, वो सब कुछ डिटेल में हम लोग देखने वाला है। चलो लास्ट पॉइंट हमारा है, सॉलिड कैन ओनली हैव वाइब्रेशनल मोशन। यानी क्या होता है ना कि जैसे सॉलिड ले लो कोई, ठीक है, तो सॉलिड में आप खाली क्या पाओगे, मान लो सॉलिड को आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो जब टेम्परेचर दोगे तो अंदर बहुत सारे एटम्स बैठे होंगे, वो एटम्स महसूस करेगा कि भाई कोई बाहर से एनर्जी दे रहा है। जब बाहर से एनर्जी मिल रहा है उसको, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, पर वो मूव नहीं कर पाएगा। वो अंदर जो एटम्स जो एनर्जी गेन कर लिया हीट देने से, वो मूव नहीं कर पाएगा इस सॉलिड के अंदर में। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये एनर्जी नहीं तोड़ पा रहा है उस अट्रैक्शन को। तो होता क्या है कि वो एटम नहीं अब फ्लो कर पा रहा है इधर से उधर। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो वो करता क्या है, वो सिर्फ हिलने लगता है उसी पोजीशन पे। उसी पोजीशन पे एटम रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बट उसी पोजीशन पे वो हिलते रहेगा। तो उस हिलने वाले मोशन को हम बोलते हैं क्या? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। पर हाँ, क्या हमेशा हिलते रहेगा? नहीं। आप एक बहुत ज़्यादा मतलब मान लो कि टेम्परेचर और बढ़ा दिया, फिर भी ये हिल ही रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर भी ये हिल ही रहा है, वाइब्रेशन मोशन नहीं आ रहा है। पर एक ऐसा टेम्परेचर दे दिए, मान लो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिए, तब क्या होगा कि अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक पड़ जाएगा। इसके पास, एटम के पास इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा कि अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हुए इधर से उधर तोड़ फाड़ देगा। मतलब
मूव करने लगेगा, ठीक है। सो वाइब्रेशनल मोशन स्टार्टिंग में हम यही पाते हैं कि सॉलिड कैन ओनली हैव वाइब्रेशनल मोशन। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि अगर थोड़ा भी टेम्परेचर दे दिए तो हमें सिर्फ उसके अंदर का एटम का वाइब्रेशनल मोशन दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि सीधा टूट के अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड कैन ओनली हैव वाइब्रेशनल मोशन एज द कंस्टिट्यूएंट्स आर इन फिक्स्ड पोजीशन। उसके जो अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब कि इसमें मान लो 100 एटम है तो 100 एटम अपने अपने पोजीशन पे बैठे होंगे, तो हर पोजीशन पे एटम एक फिक्स पोजीशन पे बैठा रहेगा, वही उस पोजीशन पे हिलता रहेगा और कहीं नहीं। मान लो जब क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाते हैं तो 100 स्टूडेंट बैठे होते हैं अपने अपने बेंच पे, तो वो पढ़ेंगे, वो कभी हिलेंगे डुलेंगे बट अपने पोजीशन पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के यहाँ इस बेंच पे आ गया, इस बेंच से उठ के उस बेंच पे आ गया। उसी तरीके से जब सॉलिड होता है तो सॉलिड में एटम हिलते तो हैं एनर्जी गेन करने के कारण, बट साथ ही साथ उसमें जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, तो उस कंडीशन में फिक्स्ड पोजीशन होता है, फिक्स्ड पोजीशन होता है। मतलब उस अपने पोजीशन पे ही हिलेंगे, उसका ऐसा नहीं कि पोजीशन चेंज हो रहा है बार बार। वो लिक्विड और गैस में होता है, क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता, इसमें है यानी कि अकेला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। सो एक शेर है, इसको शेर समझो, ये अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इतना चीज़ें हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे देखेंगे कि सॉलिड तो हमने समझ लिया, सॉलिड के जो गुण हैं, जो इसके अंदर में बहुत सारे गुण पाए गए, वो गुण भी हमने देख लिया कि हाँ भाई कठोर है क्या नहीं है। अब हम देखेंगे कि सॉलिड को क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है, यानी कि सॉलिड क्या सब एक जैसा होता है, सॉलिड को क्लासीफाई किया गया है क्या? तो देखो अभी तक 10th क्लास तक में आपने ये नहीं देखा होगा कि भाई सॉलिड को क्लासीफाई किया गया, बस सॉलिड सॉलिड होता है, ये आपने समझा। पर 12th में हमें ये देखना है कि सॉलिड को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, ठीक है। एक वेरियस प्रॉपर्टीज के बेस पे और दूसरा हमारा उसके बॉन्डिंग के बिहेवियर पे, कि जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, उस बेसिस पे सॉलिड को अलग किया गया। और एक आपका कि सॉलिड का जो वेरियस प्रॉपर्टीज है, यानी उस बेसिस पे किसी का मेटालिक टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उस बेसिस पे किया गया, ठीक है। सो ओवरऑल हम अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो इसको नोट कर लो और आगे हम बढ़ते हैं।